How can we create a program? In paper 2, the very first chapter is your algorithm design and problem solving. और एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट जो पेपर के अंदर आपके पास अक्सर आते हैं। और उनमें आपसे पूछा जाता है कि आपके पास स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग कौन कौन से हैं, या एक प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले काम आप क्या करेंगे। तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन दैट द फर्स्ट थिंग आई डू इज दैट आई टेक एन एनालिसिस। मैं सबसे पहले एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस के बाद मैं आपके पास डिज़ाइन करता हूँ, फिर मेरे पास कोडिंग है, फिर मेरे पास टेस्टिंग है। इस तरह से वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द कंप्यूटर सिस्टम्स एंड द सब सिस्टम। वी आर गोइंग टू डिस्कस decomposition. We are also going to discuss the methods how we can use to design and construct solutions. We will be also be discussing the purposes of an algorithm. एक algorithm का purpose क्या है, और आपके पास बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च, ये सब क्या है। हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग है, जिसमें लीनियर सर्च आ गया, बबल सॉर्ट आ गया, टोटलिंग है, काउंटिंग है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। मैं इसको अब सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की तरह पढ़ाऊंगा कि पेपर में कैसे पूछा जाएगा। पेपर में आपके पास 7.1 से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो यू कैन डिफाइन इट कि सर मेरे पास प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो होता है जिससे मैं अपने प्रोग्राम को स्क्रैच से बना सकता हूँ। अब ये आपके पास जो है स्टार्ट होता है एनालिसिस से। अब एनालिसिस क्या है, जैसे सबसे पहले आपके पास कोई भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को बनाने से पहले सबसे पहले तो देखो कि प्रोग्राम बनाओगे क्यों। पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा ना कोई मसला होगा, उस मसले को सॉल्व करना होगा। उस मसले को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले ये देखना होगा कि हमारा प्रॉब्लम असल में क्या है, ताकि हम उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम कर सकें। दिस इज कॉल्ड दी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर दी प्रोग्राम। सबसे पहले आप लेंगे उसकी रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन कि मेरा मसला क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल परचेज करने से पहले क्या करता हूँ, मैं जो भी मेरा मोबाइल होता है मैं उसकी स्पेसिफिकेशन देखता हूँ। बिल्कुल देखता हूँ कि भाई ये मुझे जो है वो ये वाले फीचर्स दे रहा है, या इसके साथ मुझे ये है। जैसे जब भी मैं कोई भी मोबाइल फ़ोन परचेज करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि इसका जो कैमरा है वो कितना होना चाहिए। मैं देखता हूँ उसका कैमरा कितना होना चाहिए, मैं देखता हूँ उसकी हार्डवेयर कितना होना चाहिए, मैं ये देखता हूँ उसका रैम कितना होना होना चाहिए, या व्हाट्सोएवर जो भी आप लोगों की चीज़ें हैं। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि ये सब आपके पास किस में आ जाता है, ये सब आपके पास आ जाता है स्पेसिफिकेशंस के अंदर, कि ये जो है मेरी सारी स्पेसिफिकेशन है। अब इसी तरह से एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आप पढ़ नहीं रहे, आपको पढ़ना आता है, आपका दिल नहीं चाह रहा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये देखोगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो आपका वो पढ़ने का दिल क्यों नहीं कर रहा। क्या आप बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप कुछ ऐसी गलत चीज़ें देख रहे हैं जिसकी वजह से आपका दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा, क्या आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं जिस जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा, या कोई और एक्स वाई जी रीज़न है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। अब देख लिए कि भाई इस पर, अच्छा हमने ये देखते हैं कि हमारे पास हमारा प्रॉब्लम का मसला क्या है। अब ये हमारा मसला आ गया। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में स्टूडेंट है मुस्तफा, वो उस वजह से नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसका जो है फॉर एग्जांपल कोई रिलेशन है। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर ली कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो यार, तो सबसे पहले जिस जिस चीज़ के रूट कॉज है वो मुझे ख़त्म करना है। अब इस इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं दो चीज़ें यूज़ करता हूँ। अब मैं यूज़ करूँगा आपके पास एब्स्ट्रैक्शन या डिकम्पोजिशन। यस, किसी का कोई सवाल। नो सर। अच्छा, अबे यार मुस्तफा इंसान बन जाओ। पूरे लेक्चर की ना तुम सबर करो जरा। सर मैं नहीं कर रहा सर। ये बच्चों वाली अब तुम करके दिखाओ, मैंने डिसेबल ही कर दी है।
आ, अच्छा, हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन आ गया, डीकॉम्पोजिशन आ गया। अब बेटा एक्सट्रैक्शन का काम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का काम ये होता है कि हम इसके अंदर से सिर्फ की एलिमेंट्स को पिक करते हैं। की एलिमेंट्स कौन से हैं? दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मुस्तफा बेटा, तुझे मैं रिमूव कर दूंगा क्लास में से, इंसान बन जा। सर मैं नहीं हूँ सर, ये एक मार्को गाना डाला के नाम से है, ये कर रहे हैं। ये तुमने इसको लिंक भेजा होगा, ये कौन है ये? सर मैंने नहीं भेजा सर। हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन का काम ये होता है कि इसके अंदर से हम अपने की एलिमेंट्स जो हैं, सिर्फ जो चीज़ें हमारे रिक्वायर्ड हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, हम सिर्फ वही रखते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास एक लार्जर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, और इस लार्जर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन देख ली, लेकिन आई एम ओनली कीपिंग द एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन। मैं सिर्फ वही एलिमेंट्स रख रहा हूँ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन, और मैं डिस्कार्ड कर दूंगा उस सारी अननेसेसरी डिटेल्स को जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। ये मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन में बार बार बताया है। तो पेपर के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन आए तो आप लोग क्या लिखोगे? एब्स्ट्रैक्शन कीप्स द key element required for the solution of the problem and discards any unnecessary details and information that is not required। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी एक मैप की एग्जांपल लेता हूँ, तो मैप की एग्जांपल में जैसे कि अगर राइट हियर यू कैन सी कि अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर जाना है, तो अब ये नहीं होगा कि यहाँ से आते हुए ये जितने भी यहाँ पे एरियाज हैं मैं इन सारी जगहों पे स्टॉप करूँगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट ए से बी पे आ जाऊँगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, ये सब इनको मैंने क्या कर दिया, इनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, इन सबको मैंने इग्नोर कर दिया। तो ये मेरे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये आप लोग याद रख लो, पेपर के अंदर अगर सवाल आता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, या एब्स्ट्रैक्शन के से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, तो यू जस्ट नीड टू सिंपली राइट के एब्स्ट्रैक्शन इज वेयर यू ओनली कीप द की एलिमेंट्स एंड डिस्कार्ड एनी अननेसेसरी डिटेल्स। इसके बाद सेकंड मेरे पास आता है डीकॉम्पोजिशन। अब डीकॉम्पोजिशन में क्या है? आप ब्रेक डाउन कर रहे हो अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, विच कैन देन बी सब डिवाइडेड इनटू इवन स्मॉलर पार्ट्स, जो फिर आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल selecting an item to wear or removing any cloth being worn on, even adding the selected items on order। So decomposition is the process जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर रहे हो काफी ज्यादा डिफरेंट हिस्सों में, ताकि आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर? नो सर। नहीं सर। इसके बाद डिजाइन है। डिजाइन के तीन स्टेजेस कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट। सूडो कोड। एनालिसिस स्टेज के बाद मुझे ये देखना होता है कि मैं अपने एल्गोरिथम को डिज़ाइन किस तरह से करूँ, तो मैं ये तीन चीज़ें यूज़ करता हूँ। इसमें मेरे पास आ जाता है स्ट्रक्चर चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड। ये फॉर्मल वे हैं कि जब मैं अपने एल्गोरिथम को डॉक्यूमेंट कर सकूँ, तो याद रहे कि ये वो तरीके नहीं है जिस तरह से कोडिंग होगी। कोडिंग के लिए तो फिर मुझे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी ना। तो ये आपके पास वो तरीके हैं जिनसे आप अपने कोड को लिख सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कर सकते हो। लिखने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, सी शार्प। आप अभी नहीं, ए लेवल्स में आप पढ़ोगे। इसके बाद आपके पास आता है कोडिंग एंड इटरेटिव टेस्टिंग। आपको ये भाई देखो, सबसे पहले प्रोग्राम की एनालिसिस कर ली है। एनालिसिस के बाद आपने प्रोग्राम का डिज़ाइन भी देख लिया। डिज़ाइन के बाद अब आप जब आओगे कोडिंग एंड टेस्टिंग के ऊपर, तो यहाँ पे आपकी असल कोडिंग का काम शुरू होगा।
और हर मॉड्यूल को लिखा जाएगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ और टेस्ट किया जाएगा अगर वो चल रहा है या नहीं। और आइटरेटिव टेस्टिंग भी होगी ताकि हम उसको बार बार चेक कर सकें जब तक उसमें कोई भी सारे एरर्स एलिमिनेट नहीं हो जाता। अब इसकी एग्जांपल ये कि यहाँ देखो, जैसे कि ये तुम लोगों के पास एक स्ट्रक्चर चार्ट है। ये स्ट्रक्चर चार्ट किसका है? अलार्म ऐप का है। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में होगा ये कि इसके जितने भी एरियाज हैं वो ब्रेक डाउन होगा। जैसे ये बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास, ये बन गया, ये बन गया। सबसे पहले इसको बनाने से पहले मैंने क्या किया था? एनालिसिस। एनालिसिस के बाद मैंने क्या किया? इसके साथ मैंने इसको डिजाइन करा। एनालिसिस के साथ ही मैंने अपने ऊपर काम किया था एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन के ऊपर, राइट? दैट दिस इज एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन। अब डिजाइन के अंदर, और अब थर्ड मेरे पास क्या है? थर्ड मेरे पास है कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग। अब कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग में क्या होगा? मैं हर एक एलिमेंट को यहाँ से उठाऊंगा, इसके लिए किसकी क्या करूंगा? कोडिंग, और उसके बाद क्या करूंगा? आइटरेटिव टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है? बार बार चला के देखूंगा, बार बार चला के देखूंगा कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये ठीक है, फिर इसकी कोडिंग करूंगा। इसकी कोडिंग के बाद दोनों को कनेक्ट करूंगा, फिर देखूंगा कोई एरर तो नहीं है, फिर इसकी कोडिंग करूंगा। इसी तरीके से आई एम गोइंग टू चेक दीज, आई एम गोइंग टू चेक ऑल ऑफ दीज। मैं ये सारे एक एक दफा बनाऊंगा, तो फिर मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ तक आप में से किसी को कोई मसला? नहीं सर। लास्ट तो बेटा टेस्टिंग है। टेस्टिंग इज व्हेन योर प्रोग्राम इज रन मल्टीपल टाइम्स to check a different set of data, and this ensures that all tasks must be completed in the as specified in the program design. सर आप एक काम कर सकते जी हैं, जो जी, बोले आप ये जो हुकुम। अंडरलाइन करवा रहे हैं, क्या नाम है, कोडिंग और ये जो कोडिंग टेस्टिंग वगैरह की जो अंडरलाइन करवा रहे हैं डेफिनेशन, ये आप थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं, मैं लिख लूं कॉपी में। हाँ लिख लो, लेकिन मैं तुम्हें उसकी पिक्चर भेज देता हूँ ना, मेरी क्लास के बाद लिख लेना। सही है, देखो, आप पिक्चर भेज दीजिएगा। सबसे पहले मतलब जो चीज़ इसमें पढ़ने की है ना, वो ये कि सबसे पहले तुम लोग अपने पास क्या लिखोगे? PDLC। PDLC की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एनालिसिस है, डिजाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है। ठीक है, पेपर में अगर PDLC लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, यही लिखा हुआ होगा। पेपर में लिखा हुआ आ सकता है कि 4 स्टेजेस बताओ, तो क्या बताओगे? ये पेपर में आएगा इसका तीसरा स्टेज बताओ, तो क्या बताओगे? पेपर में आएगा चौथा स्टेज बता दो, दूसरा बता दो, एक बता दो। पेपर में आ गया कि भाई ऐसा स्टेज बता दो जिसमें डिकम्पोजिशन एब्स्ट्रैक्शन आता है, तो कौन सा बताओगे? एब्स्ट्रैक्शन। अब एनालिसिस को तुम याद किससे रखोगे? कि एनालिसिस के अंदर आपके पास है एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन, और एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन आप लोगों को पता है। इसके बाद आपके पास आएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन के क्या हिस्से हैं? सिर्फ स्ट्रक्चर चार्ट से बनता है, फ्लो चार्ट से बनता है, सूडो कोड से बनता है। बाकी कोडिंग और आइटरेटिव टेस्टिंग, और टेस्टिंग के इतने पेपर में सवाल नहीं है, सिर्फ वो इनके स्टेजेस में ही पूछता है, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया है। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। नहीं सर। इसके बाद 7.2 में पेपर में तुमसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम, तो क्या लिखोगे? अ कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन एंड पीपल्स, एंड ईच कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब सिस्टम्स। बस सिर्फ सिंपल पूछ रहा है कि भाई कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम बनता ही जब है जब आपके पास काफी सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये सारे होते हैं, राइट? हमने फिर ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है डेटा क्या है, हार्डवेयर क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। मतलब डाटा तो जो भी हमारा, फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल डेटा है, हार्डवेयर में रैम रोम। कम्युनिकेशन में कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, तो ये सब मिलके आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। कंप्यूटर सिस्टम आपके पास देयर कुड बी वेरी लार्ज, देयर कुड बी वेरी स्मॉल एज वेल, इट डिपेंड्स। इसके बाद पेपर में
ये भी आ सकता है कि ये टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच क्या है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, लाइक या वो आपसे पूछ सकता है कि टॉप डाउन डिजाइन क्या है। अब देखो, टॉप डाउन डिजाइन एक ऐसा चार्ट है जो जो स्ट्रक्चर चार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइक सबसे पहले अगर मुझे कोई भी कंप्यूटर सिस्टम बनाना है तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ काफ़ी सारे सब सिस्टम्स होंगे। कंप्यूटर सिस्टम आएगा, डेटा आएगा, हार्डवेयर आएगा, व्हाट्सएवर। आई होप आप लोगों को पता है सब सिस्टम्स क्या कह रहा हूँ मैं। ये वो है कि उसके जो बेसिक पिलर पार्ट्स हैं। अब ये जो डिवीजन है ये शो किससे होती है? टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्राम से, क्योंकि इसका नाम क्या है? टॉप डाउन। मतलब ये कि टॉप से लेकर डाउन तक आपके पास ये चलती है, और यहाँ पे आपके पास टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्राम आता है जो प्रोड्यूस करेगा एक स्ट्रक्चर डायग्राम जो फिर आपको बताएगा मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम। अब ये टॉप डाउन डिजाइन के एग्जांपल कहाँ है? ये रही। ये देखो, सिस्टम है, सिस्टम के साथ काफी सारे सब सिस्टम्स हैं, उनके फिर मजीद सब सिस्टम है। इस पूरे को क्या कहते हैं? इस पूरे को हम कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्राम। अब टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्राम का काम ये होता है कि ये आपको प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसा डायग्राम जिसमें सिस्टम्स के साथ सारे सब सिस्टम्स आपके पास होते हैं, जो फिर आपके पास मिलके एक स्मॉलर सब सिस्टम बनाते हैं, एंड इट कीप्स ऑन वर्किंग until each subsystem just performs a single task. So top down design is the decomposition of a computer system into subsystems, then breaking each subsystem into smaller set of subsystems until it performs an action. इसका फायदा क्या है टॉप डाउन डिजाइन का? पेपर में ये भी आ सकता है। ये एक इफेक्टिव वे है जिससे कंप्यूटर सिस्टम को हम डिजाइन कर सकते हैं, हम उसका कोई भी सॉल्यूशन दे सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, ताकि वो आसानी से मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर ब्रोक हो जाए। और जब मैं काफी सारे पार्ट्स को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता हूं तो वो क्या कहलाती है? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। तो मिस्टर मुस्तबा, आप अपने पास क्या क्या लिखोगे कि ये टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्राम क्या है, जो अभी अभी मैंने बताया। इसके बाद क्या लिखोगे कि ये स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या है। इन दोनों में कोई मसला? नो सर। क्या है मुझे बताओ टॉप डाउन डिजाइन। सर वो डिकम्पोज करता है वो कंप्यूटर सिस्टम को स्ट्रक्चर डायग्राम में शायद, फिर वो यस, यस, सब ऐसा ही, सिस्टम में। ऐसा ही है। टॉप डाउन डिजाइन के साथ तुम ये भी लिख सकते हो कि this is the decomposition of a computer system into subsets, then breaking each subset into smaller subsets until each subsets perform a smaller task। ये तुम्हारे पास आ जाएगा टॉप डिजाइन की डेफिनेशन। ये डिकम्पोज कर रहा है हर स्मॉलर पार्ट को, और फिर हर स्मॉलर पार्ट को मजीद स्मॉलर पार्ट में, जब तक कोई सॉल्यूशन उसका नहीं पहुंच रहा। अब पेपर में सवाल आता है कि भाई टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्राम का फायदा क्या है? तो तुम ये लिखोगे कि ये एक इफेक्टिव मेथड है जिससे आप कंप्यूटर सिस्टम के डिजाइन कर सकते हो, जिससे आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो। इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि जब हर एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा काफी सारे स्मॉलर पार्ट्स में, तो इट इज गोइंग टू बी अ मैनेजेबल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि यार आप लोग मुझसे कह रहे हो कि सर हमसे कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग पढ़ी नहीं जा रही, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा बेटा इसको जरा आप काफी सारे पार्ट्स में तोड़ दो, इसके साथ भी टॉप डाउन डिजाइन वाला प्रोग्राम कर दें। अब कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग सर हमसे नहीं हो रही, हमें समझ नहीं आ रही। अच्छा भाई, क्यों समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? सबसे पहले तो दो चीजें आएंगी। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि यार क्या आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है ना, या नहीं? तो आप में से मुझे कुछ लोग कहोगे यस, आप में से कुछ लोग कहोगे नो। तो आप में से जो लोग कहोगे यस, मैं बोलूंगा यार अच्छा प्रैक्ट पढ़ना है मेरे साथ, तो चलो एक काम करो, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारे देख लो। इसके बाद जो मैं पास पेपर करा रहा हूँ वो सॉल्व कर लो, और घर पे रोज 1 घंटा सेल्फ स्टडी करो। और जिसने मुझे कहा कि सर मुझे आपसे प्रोग्रामिंग मुझे नहीं हो रही और मुझे पढ़ना भी नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा बेटा? क्या बोलूं उसको? एनी सजेशन? इसको हमने बोल दिया कि चलो बेटा निकलो यहाँ से, फेल हो जाओ तुम। अच्छा, अब यहाँ गौर से देखो कि ये एक टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्राम है, क्योंकि ये आपके पास यहाँ टॉप से स्टार्ट हो रहा है,
और ये एंड पे जा रहा है। दूसरा काम इसमें मैंने क्या किया है कि हर एक पार्ट को डिकम्पोज किया है इनटू सब सिस्टम्स, और उसके बाद उनको मजीद मैंने डिकम्पोज किया है इनटू मोर स्मॉलर नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये मेरे पास क्या है, डिकम्पोजिशन। ये इफेक्टिव क्यों है? इफेक्टिव क्यों है ये इफेक्टिव इस वजह से है क्योंकि अब मेरे पास जो ये मेरा मेन प्रॉब्लम है, मेरे पास ये काफी सारे स्मॉलर चंक्स में हो गया। तो अब तुम लोगों को अगर प्रोग्रामिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो तुम लोगों को पता है कि सर पहले हम पास पेपर करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम लेक्चर देखेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर एज अ होल मगर मैं सिर्फ ये बोलूंगा यार मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। सो व्हेन यू ब्रेक डाउन इट, तो दिस इज नोन एज टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्राम। और जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, जब मैंने इसके प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया, तो उसका प्रोसेस क्या कहलाता है? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ये अब यहां तक पूछो, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, अभी तक नहीं। पेपर में ना ये पूछता है बार बार के टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्राम क्या है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या है, एनालिसिस क्या है, डिजाइन क्या है, कोडिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है। आपको ये अपनी टर्मिनोलॉजीज में फंसाता है। तो अब तुम लोग याद रखना या भूलना नहीं, क्योंकि अब टाइम नहीं है। मैं बार बार एक ही चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, हमें आगे भी पढ़ना है। जी सर, सर। अच्छा, अब एक और सवाल है पेपर का। पेपर में आपसे कहता है कि व्हाट आर सम स्टेजेस इन डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम, व्हाट आर सम नंबर ऑफ स्टेजेस इन डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम। तो आप अपने पास क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे किसी भी प्रॉब्लम को डिकम्पोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनपुट। फिर क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस। फिर क्या करना पड़ेगा? आउटपुट। फिर क्या करना पड़ेगा? स्टोरेज। अब पेपर के अंदर अगर लिखा आता है कि define me some stages in decomposing a problem and explain their reason, उनके रीजन के साथ बताओ, तो क्या लिखोगे? इनपुट के अंदर द डेटा यूज बाय द सिस्टम दैट नीड्स टू बी एंटर्ड व्हाइल द सिस्टम इज एक्टिव। सबसे पहले जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन है मुझे उसके साथ अपना डेटा भी एंटर करना है। मेरे कंप्यूटर का जो भी प्रोसेस चल रहा है, द टास्क दैट नीड्स टू बी परफॉर्म यूजिंग द इनपुट डाटा एंड एनी अदर प्रीवियस स्टोर डेटा, वो भी मुझे देखना है, जो भी मेरा प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद बेटा जो जो मैंने इनपुट दी है उसको वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी और प्रिंट भी होगी यूजर को। और चौथे पार्ट के अंदर आपका जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा एक अप्रोप्रिएट मीडियम यूज के लिए फ्यूचर के अंदर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब सबसे पहले ये देखो कि यहाँ तक के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं, अभी तक हमने क्या कुछ कंप्लीट कर लिया है। मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ कंप्लीट करा PDLC। इसके बाद हमने इसके सारे पार्ट्स देखे, मैंने एनालिसिस कराया, डिज़ाइन कराया, कोडिंग कराया, टेस्टिंग कराई। इसके बाद फिर आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करा सूडो कोड्स। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि सूडो कोड्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलती हुई चीज कोई, लाइक यस, इंग्लिश में होता है। यस, यस, यस। सूडो कोड आर similar to programming language which are used to complete your desired problem. Structure charts क्या होते हैं? Structure charts break down your problem into number of stages so that you can reach a solution. What is an algorithm? An algorithm is a sequence of steps required to reach to a solution. सूडो कोड कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, एक तरीका होता है, एक सिंटैक्स होता है कि इस तरह से मैं अपना कोड को लिखूंगा। स्ट्रक्चर चार्ट्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर चार्ट्स पूरा वो बताते हैं। अच्छा, एक और चीज ये कि एनालिसिस के अंदर फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाई डिकॉम्पोजिशन और एब्स्ट्रैक्शन।
इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्राम, और टॉप डाउन डिजाइन के साथ बताया स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि हम अपनी प्रॉब्लम को डिकम्पोज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 की 8 चीजों में बताओ कोई प्रॉब्लम। नो सर। नहीं सर। इनमें से कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ नहीं आ रहा, अगर पेपर में आएगा तो लिख लोगे ये क्या है, कैसे है, क्यों है, मतलब खुद अपने आप से पूछो। क्योंकि लेक्चर में होता ही है कि मैं आगे निकल जाता हूँ, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, समझ नहीं आता, फिर सवाल आता है तो उसमें ब्लैंक होते हो। शुड आई मूव ऑन? मेरे ख्याल में तो हाँ। मुस्तफा, आर यू श्योर? यस सर। मेरी क्लास के बाद ये सब देख लेना बुक से। अच्छा, स्ट्रक्चर चार्ट्स हमारे पास जब भी होते हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे एक टॉप डाउन डिजाइन एक डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर। स्ट्रक्चर चार्ट्स हमेशा आपके पास हायरार्कियल होते हैं। हायरार्कियल मतलब विच वन इज हायर इन द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर के अंदर आपके पास पहले है। दैट शोज एक कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका सॉल्यूशन कैसे बन रहा है या कैसे डिवाइड हो रहा है काफी सारे सब सिस्टम्स के अंदर, जहाँ पे हर लेवल को एक और डिटेल्ड ब्रेक डाउन मिल रहा है। अगर जरूरी होता है तो हर एक सब सिस्टम जो है वो फर्दर डिवाइड भी हो जाता है। ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट्स के अलावा आपके पास जो है फ्लो चार्ट्स भी होते हैं। और फ्लो चार्ट्स क्या है? फ्लो चार्ट्स दीज आर द वन दैट शोज डायग्रामेटिकल representation, the steps that are required to complete a task, and they also follow the order that are to be followed। तो ये एल्गोरिथम होते हैं। पेपर में आएगा कि फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट क्या है, तुम लोग क्या लिखोगे? फ्लो चार्ट शोज डायग्रामेटिकल steps required to complete a task and follow the order they are to be for performed, किस ऑर्डर के अंदर वो चल रहे हैं। और ये सारे स्टेप्स मिलकर एक एल्गोरिथम बनाते हैं, ये डिजाइन पार्ट के अंदर आता है। अब पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि हमें एक फ्लो चार्ट बनाने को दिया जाता है, और फ्लो चार्ट के अगर हमें शेप्स नहीं पता होंगे तो वो नहीं बनेंगे। तो फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले आपके पास है बिगिन और एंड। अब बिगिन और एंड का शेप गौर से देख लो कैसे बनेगा। ये क्या है? ये स्क्वायर वो नहीं है, इसकी एजेस नहीं है, ये राउंडेड है। यहाँ आपके पास स्टार्ट बन गया, यहाँ आपके पास स्टॉप बन गया, ये राउंडेड कॉर्नर्स हैं इसके, स्टार्ट स्टॉप। जब भी सूट फ्लो चार्ट स्टार्ट करोगे ऐसे स्टार्ट करोगे। 2023 के अंदर इसके सवाल है, मैं कराता हूँ आप लोगों को वो भी। बेटा प्रोसेस में क्या होगा, हमेशा से आपके पास आएगा एक कंप्लीट स्क्वायर एजेस एजेस, जिसमें प्रोसेस में ये शो होंगे कि आपके एक्शंस क्या हैं, आपके कौन सी वैल्यूज असाइन हो रही हैं कौन से वेरिएबल्स को। इनपुट और आउटपुट, मकसद ये कि कौन सी वैल्यू इनपुट हो रही है कौन सी आउटपुट हो रही है। पैरेललोग्राम, डिसीजन मेकिंग के यार अगर ये वैल्यू जो है इससे ज़्यादा ग्रेटर है तो आप यहाँ चले जाओ, अगर ये नहीं है तो आप यहाँ चले जाओ। यस और नो। फ्लो लाइंस, फ्लो लाइंस किस लिए यूज होती हैं? मुझे एरोज शो करने के लिए होती हैं, मेरी डायरेक्शन के लिए, कि कौन सा मेरे पास टॉप पे जा रहा है कौन सा मेरे पास बॉटम पे जा रहा है। इसके बाद मेरे पास है बेटा सूडो कोड्स, और सूडो कोड्स दीज आर बेसिकली अ मेथड ऑफ शोइंग एन एल्गोरिथम। आप एक एल्गोरिथम को कैसे शो करते हो, ये बताता है कि एल्गोरिथम में हो क्या रहा है, बाय यूजिंग इंग्लिश वर्ड दैट समीर सेड रिसेंटली दैट आर वेरी सिमिलर इन द हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा आइटम्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं, हम उनको एक मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं। सेम वे के अंदर हम इसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट भी यूज करते हैं। और सूडो कोड हमारा बाउंड नहीं होता, लेकिन किसी भी सिंटैक्स ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, मतलब it does what it name says, मतलब it pretends to be a programming code but it is not certainly one। हमारे पास सूडो कोड की कुछ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स भी होती हैं। असाइनमेंट ये इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जैसे कि मैंने मुस्तफा को दे दिया ए ग्रेड, इसका क्या मतलब है? इसको असाइन कर दिया। इसमें कुछ ऑपरेटर यूज हो सकते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, पावर साइन है, ग्रुप साइन है।
जैसे कि यहाँ देखो, ये 10 को वैल्यू दे दी कॉस्ट को, ये वैल्यू हमने इसको दे दी, लाइक प्राइस इज द वैल्यू ऑफ 20, टैक्स इज द वैल्यू ऑफ 2.4, लाइक दिस। इसके बाद हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है, बट कंडीशनल स्टेटमेंट हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे। आप लोग अपने पास ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक दफ़ा गौर से देख लो, ताकि फिर प्रोग्रामिंग की मैं कंप्लीटली एक न्यू क्लास रखूँ। ठीक है, इसका जितना भी थ्योरी पार्ट है ये सब गौर से देख लो, अपने पास लिख लो। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके। मैं एक दो फ्लो चार्ट के भी सवाल करा दूंगा आप लोगों को, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग करते हैं। फ्लो चार्ट बनाना और सॉल्व करना दोनों अगर शुरू शुरू में करोगे तो मुश्किल लगेगा, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है, ख्याल रखो। हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।